हाँ जी बेटा, 11th क्लास, वेलकम अगेन जी। तो यार ग्रेविटेशन वाला चैप्टर अपना चल रहा है, न्यूमेरिकल्स खूब हो रहे हैं। तो ग्रेविटेशन में यार हम सेकंड स्टेज मैंने बोला था कर रहे हैं, उसमें पोटेंशियल फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी की बातें चल रही हैं। अब यार इस पार्ट का लास्ट टॉपिक है, यानी ये जो सेकंड स्टेज जिसको मैं बोल रहा हूँ, इसका लास्ट टॉपिक अभी रह गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम उसी को कवर अप करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल इसमें कुछ ज़्यादा नहीं, एक ही फार्मूला आएगा, कुछ 2 4 5 न्यूमेरिकल हो सकते हैं इस पे बेस्ड, वो आपको दिए होंगे, कर लेना। तो हेडिंग डाल लो बेटा, आज का टॉपिक इट इज एस्केप वेलोसिटी। अब देखो यार, अगर नॉर्मल स्कूल एग्जाम हो रहे हो तो उसमें हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं कि भाई 100% गारंटी के साथ इसकी डेरिवेशन वगैरह एग्जाम में आएगी। तो जो एस्केप वेलोसिटी है अपने आप में देखो इजी तो है ही है, वेरी इजी है, कोई दिक्कत वाली इसमें बात आनी नहीं है, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मली यार जितने इजी टॉपिक होते हैं उतने ही वो क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक जो है वो कम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये इजी भी है, वेरी इंपॉर्टेंट खैर है ही है। तो लेट्स डू एस्केप वेलोसिटी। अब देखो वेलोसिटी वर्ड तो क्लियर ही है कि अभी वेलोसिटी क्या चीज है वो तो पता ही है। साथ में वर्ड यूज हो रहा है यार एस्केप। अच्छा, एस्केप का अगर हम डे टू डे लाइफ में बात करें तो एस्केप जो वर्ड है कई जगह पे यूज होता है। इसका जो मीनिंग निकल कर आता है, वैसे तो अलग अलग सेंस में अलग अलग हो सकता है, लेकिन इसका मीनिंग जो निकल कर आता है कि निकल जाना। कहते नहीं है कि 2 प्रिजनर्स एस्केप्ड फ्रॉम द जेल, वो भाग गए। 2 प्रिजनर्स एस्केप्ड फ्रॉम द कस्टडी, वो कस्टडी से भाग गए। या कई बार कह देते हैं कि यार ही जस्ट एस्केप्ड एन एक्सीडेंट, वो एक्सीडेंट से ये लगा लो बाल बाल बच गया, जस्ट एस्केप्ड। तो एस्केप का मतलब यार बच के निकल जाना, भाग जाना, बच जाना, कई सेंस में यूज होता है। अब हमारे यहां पर इस टर्म में एस्केप वेलोसिटी में कैसे यूज हो गया बेटा, पॉइंट ये है कि ये है फिर वही अपनी धरती माता जी, ठीक है जी। तो ये धरती माता जी है, यानी ये अर्थ है। अर्थ यानी धरती, साथ में क्या कहना पड़ेगा, और माता तो कहने पड़ेगा। तो ये धरती माता जी है, अर्थ है। हम लोग इसके सरफेस के ऊपर है, कोई भी चीज ऊपर फेंकते हैं तो धरती माता अपने बंधन से इसको बांधे रखती है, दूर तक नहीं जाने देती, वापस बुला लेती है कि आजा मेरे बेटा। हम आकर अंत में धरती पे ही गिरते हैं। कोई भी चीज ऊपर फेंको उसने नीचे आना ही आना है। क्यों? क्योंकि जी अर्थ का अपना ग्रेविटेशनल फील्ड है, जिसके कारण ये ग्रेविटी लगाती है और उसको वापस बुलाती है। अच्छा, ज्यादा जोर लगा के फेंक दो तो ज्यादा ऊपर चली जाएगी, ज्यादा ऊपर चली जाएगी, लेकिन वापस तो आएगी ना, जाएगी कहां? तो किसी भी बॉडी को, किसी भी ऑब्जेक्ट को यार ऊपर फेंको, उसने नीचे वापस आना ही आना है। अर्थ ने उसको अट्रैक्ट कर ही लेना है। अब हम कह रहे हैं जितना ज्यादा जोर से फेंकोगे उतनी ही उसको आने में देर लगेगी, यानी उतना ही वो ऊंचा चले जाएगा। अच्छा, ऊपर जाते 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 इतना तो तुमने पढ़ लिया कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, वीक होता है, वीक होता जाता है। ऊपर जाते जी की वैल्यू कम होती जाती है और ग्रेविटेशनल फील्ड भी क्या होता जाता है, वीक होता जाता है।
तो यार जैसे जैसे ऊपर जाओगे अर्थ का फील्ड वीक होता जाएगा, लेकिन देख खत्म नहीं होता। खत्म कहां जाकर होता है? खत्म होगा वो इंफिनिटी पर जाकर, है ना। फील्ड का इफेक्ट जीरो कहां पे होगा? इंफिनिटी पर। तो हम किसी चीज को ऊपर फेंकें तो उसने देख नीचे तो आना ही आना है, लेकिन अगर कोई बंदा कहे कि जी मैं किसी ऑब्जेक्ट को इतनी जोर से फेंकूंगा, इतनी जोर से फेंकूंगा कि वो वापस ही ना आ पाए, यानी कहां पहुंच जाए? इंफिनिटी पे पहुंच जाए। इंफिनिटी पे पहुंचा दिया। देख, हो सकता है, इमेजिनेशन नहीं है, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को इतनी हाई स्पीड से फेंक दो, इतनी हाई एनर्जी से फेंक दो कि वो वापस ही ना आए, तो हम कहेंगे कि यार ये ऑब्जेक्ट जो है अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप कर गया। द ऑब्जेक्ट हैज एस्केप द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। कोई ऐसा आ गया कि जिसमें धरती के प्यार का कोई असर ना हुआ, इतना ज्यादा अलग हो गया कि वो वापिस ही नहीं आया। इतना नाराज हो गया कि भाई निकल लिया और वापिस ही नहीं आया। कहां पहुंच गया? इन्फिनिटी पे पहुंच गया। तो मेरे भाई ऐसा हो सकता है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को इतनी जोर से लॉन्च करें कि वो अर्थ के फील्ड को पार करता हुआ कहां पहुंच जाए? इन्फिनिटी पे पहुंच जाए। एक बार इन्फिनिटी पे चले गया, फिर ना अर्थ उसको बुला सकेगी, यानी वो अर्थ के फील्ड को क्या कर जाए? एस्केप ही कर जाए। अब ऐसा करने के लिए इसको बहुत स्पीड से फेंकना पड़ेगा, बहुत ज्यादा स्पीड से फेंकना पड़ेगा, तभी पहुंचेगा ना, तभी ग्रेविटेशनल फील्ड को पार करता हुआ निकल जाएगा। अब वो स्पीड जिससे हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंकें और वो वापस ही ना आए, उस स्पीड को एस्केप स्पीड या उस वेलोसिटी को एस्केप वेलोसिटी बोलेंगे। तो उम्मीद है कंसेप्ट वाइज तो व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी क्लियर हो गया होगा कि जी एस्केप वेलोसिटी क्या है? ये वो वेलोसिटी है जिससे अगर हम सरफेस ऑफ अर्थ से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंकें तो वो अर्थ पे कभी वापस ही ना आए, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप ही कर जाए। हाँ, ये कोई छोटी मोटी स्पीड तो होगी नहीं। अगर हम कैलकुलेट कर लें तो ये आ जाएगी 11,000 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस कवर कर रही हो? 11,000। देख भाई, छोटी मोटी चीज तो ये है नहीं है, लेकिन हां एस्केप करवाया जा सकता है ऑब्जेक्ट्स को। ऑब्जेक्ट्स कैन बी एस्केप्ड। इसको हम 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड कैलकुलेट करेंगे। अभी 11,000 मैंने थोड़ा राउंड ऑफ करके लिख दिया था। ओवरऑल एग्जैक्ट बोलो तो 11,200 मीटर पर सेकेंड आएगा। 11,200 मीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में कितना चले? 11,200 मीटर पर सेकेंड। इमेजिन कर लो ये कितनी की स्पीड होती होगी? कम होती होगी कि बहुत ज्यादा होती होगी? भाई 250 किलोमीटर यहां से दिल्ली है, सिर्फ कितना? 250 किलोमीटर। और ये क्या कह रहा है? एक सेकंड में कितना जाना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अब 250 किलोमीटर दिल्ली, अगर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड बनाएगा तो कुछ ही सेकंड में, इतनी स्पीड होनी चाहिए कि कुछ ही सेकंड में कहां पहुंच जाए? तो दिल्ली पहुंच जाए। तो ये स्पीड बहुत ज्यादा है। हां, ऐसा नहीं है कि ये नहीं ऑब्टेन की जा निकला कि एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जिससे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को फेंके तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप ही कर जाए और कभी वापस ना आ जाए। तो सबसे पहले नंबर पे बेटा इसकी क्या लिखनी है आपने? डेफिनेशन लिखवा रहा हूं। ये रफ कंसेप्ट था, रफली समझा दिया।
अर्थ की एस्केप वेलोसिटी अर्थ के लिए कितनी आएगी, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड आएगी। और कोई प्लेनेट होगा तो उसकी कुछ और भी हो सकती है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल ये थोड़ी रफ डिस्कशन, एस्केप का मतलब क्या, एस्केप वेलोसिटी का मतलब क्या, वो हमने डिस्कस किया। अब थोड़ा सिस्टमेटिक आ जाओ। सबसे पहले नंबर पर एस्केप वेलोसिटी की क्या आ रही है, डेफिनेशन आ रही है। मैंने 2-3 बार वैसे ही बोल दी, फिर भी एक बार दोबारा बोल देता हूं कि अच्छा एक और पॉइंट, डेफिनेशन से पहले एक और पॉइंट यार आगे चल के हम पढ़ेंगे, अभी बता देता हूं कि जो एस्केप वेलोसिटी है ना, अगर ऑब्जेक्ट को बिल्कुल सीधा वर्टिकली अपवर्ड फेंकोगे तो भी वही आएगी, अगर मैं इसको एंगल पे फेंकता हूं तो भी वही आएगी। एस्केप वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। लास्ट में नोट पॉइंट डाल के लिखवाएंगे, लेकिन एक याद रखना, इट डज नॉट डिपेंड ऑन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। बिल्कुल वर्टिकली फेंक दो तो भी उतनी आएगी, थोड़ा एंगल पे फेंक दो तो भी एस्केप वेलोसिटी वही रहेगी। इट डज नॉट डिपेंड ऑन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ओके, रीजन ये कि ना तो एक्सप्रेशन में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आना है कहीं पर, ना ही लॉजिकली भी देखो यार, जिधर को मर्जी फेंको एंगल पे चले जाओ। अगर आप हाइट h मूव कर रहे हो, अर्थ के सरफेस से नापनी है ना वो, कि हाइट h मूव करोगे तो ग्रेविटेशन फील्ड में तो उतना ही फर्क पड़ेगा, या ग्रेविटेशनल जो आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसमें भी उतना ही फर्क पड़ेगा। तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। डेफिनेशन बोलूंगा, थोड़ी सी चल लिख भी दूंगा, और साथ के साथ क्या करानी शुरू कर देंगे, इसकी एक्सप्रेशन ड्राइव करनी स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो एस्केप वेलोसिटी की अगर बेटा डेफिनेशन लिखनी हो तो मैं लिखूंगा कि एस्केप वेलोसिटी इज डिफाइंड एज, एस्केप velocity is defined as the velocity with which if an object is projected vertically upwards from the surface of earth, it escapes the gravitational field of earth and never comes back। ठीक है, अब ये जो डेफिनेशन है यार, अगर बात समझ में लग जाए तो बंदा वैसे ही बना लेता है कि व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी, इट इज द वेलोसिटी विद व्हिच इज ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, इट नेवर कम्स बैक। अब पॉइंट ये, जब मैं इसकी एक्सप्रेशन ड्राइव करूंगा तो मुझे सरफेस ऑफ अर्थ से कहां भेजना है यार, इन्फिनिटी पे भेजना है। यानी मैं पहले कहां हूं, सरफेस ऑफ अर्थ पे, या ऑब्जेक्ट पहले का है सरफेस ऑफ अर्थ, फाइनली उसको कहां पहुंचाना है, इन्फिनिटी तक पहुंचाना है। यानी पहले वो अगर मैं सेंटर से नापूं, सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, r पर है, और पहुंचाना कहां है उसको, इन्फिनिटी पर। तो यही लॉजिक लगा के हम इसकी एक्सप्रेशन वगैरह भी ड्राइव कर लेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ये डेफिनेशन होगी, उसके बाद लिख सकते हो एक्सप्रेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी, ये सब हेडिंग डाल लो, एक्सप्रेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी, एक्सप्रेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी। ठीक है जी, एस्केप वेलोसिटी की क्या लिखनी है, हमने एक्सप्रेशन लिखनी है। आपने ये हेडिंग डाल ली। अब मैं इसको क्या कर दूंगा, मिटा दूंगा, क्योंकि मैंने पूरा पोर्शन थोड़ा सा यूज करना है। ओके जी,
तो अगली बात आ गई एक्सप्रेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी, खींच रहे हैं जी काम को। मान लेते हैं कि यार ये है अर्थ, यानी फिर वही अपनी धरती माता। ओके जी, अब ये अर्थ हो गई जी, मुझे एस्केप वेलोसिटी फाइंड करनी है। ये इसका सेंटर हो गया, ओ मान लो, रेडियस इसका आर है, वही पुरानी बातें। एम क्या है? मास ऑफ अर्थ। बेटा ये गिवन में हो गया, मास ऑफ अर्थ हमें गिवन में हो गया। उसके अलावा या रेडियस ऑफ अर्थ, ये भी हमें गिवन में हो गया। तो ये मास ऑफ अर्थ हो गया, ये रेडियस ऑफ अर्थ हो गया जी। ओके, अब ये हो गया आर। ध्यान से सुनना भाई, हमने ऑब्जेक्ट को सरफेस ऑफ अर्थ से कहां पहुंचा देना है? ये इंफिनिटी हो गया, इंफिनिटी तक पहुंचाना है। ठीक है जी, याद करो एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वाली जो हमने ना डेरिवेशन की थी, उसमें हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से एक पॉइंट पी तक लेकर आ रहे थे, यानी वहां पे इंफिनिटी से नीचे आए थे, यहां पे सरफेस ऑफ अर्थ से इंफिनिटी तक लेकर जाना है। अच्छा, सरफेस ऑफ अर्थ से इंफिनिटी तक लेके जाना है तो हम कुछ लॉजिक ऐसे लगाएंगे, हम पहले वर्क डन फाइंड करेंगे कि यार सरफेस ऑफ अर्थ से इंफिनिटी तक ले जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ता है, वो कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद उसको वेलोसिटी से रिलेट कर देंगे, हो जाएगा। देखते हैं। तो मैंने बोला कि मैंने ऑब्जेक्ट को सरफेस ऑफ अर्थ से इंफिनिटी पे पहुंचाना है, उसके लिए मैंने पहले एक बीच में ऐसे कोई पॉइंट ले लिया यार, ऐसे ही कोई पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट का नाम रख दिया P। और ये जो P पॉइंट है ये अर्थ के सेंटर से, फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, मान लो x दूरी पर है। ठीक है जी, ये x डिस्टेंस पे है। अब अगर मैंने जिस ऑब्जेक्ट को बेटा इन्फिनिटी पे फेंकना है, अगर पहले मैंने उसको जिसका मास m है कहां पे रखा होता, इस पॉइंट P पे रखा होता, तो एट P फोर्स ऑन m ड्यू टू अर्थ इज गिवन एज, अगर पॉइंट P पे उस मास को रखा होता तो अर्थ द्वारा उस पे लगने वाला फोर्स कितना होता? G mm के नीचे x स्क्वायर होता है ना, यही लगता है फोर्स, Gmm/x²। अब देख सिंपल सी कहानी है, जब मैंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात की थी तो मैं इन्फिनिटी से सरफेस ऑफ इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लेके आया था, तो डायरेक्ट नहीं बेटा वर्क डन निकाल लिया था, मैंने पहले छोटा सा डिस्टेंस मूव करवाया था dx। उस dx डिस्टेंस मूव कराने में जो वर्क डन हुआ उसको dw मान लिया, और बाद में उसकी क्या कर दी, इंटीग्रेशन कर दी थी इंफिनिटी से पॉइंट P तक की। यहां थोड़ा उल्टा इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन पहले P है, मैं इस P से पहले एक छोटे से डिस्टेंस को मूव करवाते हुए, मान लो मैंने इसको अभी सिर्फ कितना मूव करवाया, dx मूव करवाया, कहां से, P से Q तक, ये अपना मास m है। तो अगर बेटा P से Q एक छोटा सा डिस्टेंस dx ले लिया जाए तो उसके लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा? फिगर चेंज कर लो, उसमें जो भी करना था कर लो, जो मैंने बनाया है, और लिख लो कि द स्मॉल अमाउंट ऑफ, पहले तो बेटा आपने क्या लिखा, पहले आपने लिखा है कि एट पॉइंट P अर्थ द्वारा लगने वाला फोर्स ये है। अब आगे लिख लो कि द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क
इन मूविंग द मास m फ्रॉम p to q अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर मूवमेंट फ्रॉम, पूरा लिखा करो, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूं, P टू Q कितना डिस्टेंस dx, तो बेटा छोटा वर्क डन क्या होगा F इंटू डी एक्स। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब इस हिसाब से ये dw क्या आ गया, F तो निकला ही पड़ा है, ये आ जाएगा GM के नीचे एक्स स्क्वायर, साथ में क्या आ गया dx। ठीक है, सिंपल है। उसके बाद लिख लो कि नाउ टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन कहां से कहां तक का, सरफेस ऑफ अर्थ से इंफिनिटी तक का। टोटल वर्क डन फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ टू इंफिनिटी। अब बेटा सरफेस ऑफ अर्थ से इंफिनिटी तक का वर्क डन निकालना है, तो मेरे भाई इंटीग्रेशन कर दे इसकी, dw की, कहां से कहां तक भाई, सरफेस ऑफ अर्थ से जाना है। x की इंटीग्रेशन होनी है ना बेटा, तो सरफेस ऑफ अर्थ पे x तो सेंटर से नाप रहे हो ना, सरफेस ऑफ अर्थ पे जब होगा ये तो इसकी सेंटर से दूरी होगी x, और बाद में तो कहां पहुंचा देना है इंफिनिटी, तो सरफेस ऑफ अर्थ से इंफिनिटी पहुंचाना है इसको। इस बार लिमिट r टू इंफिनिटी लगेगी, पिछली बार वो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वाले में इंफिनिटी टू r आई थी, वहां पे इंफिनिटी से आ रहे थे तुम लोग, यहां इंफिनिटी तक जा रहे हो, तो इंफिनिटी बेटा जी अपर लिमिट बनेगी इस बार। तो w इक्वल टू, ध्यान देना, dw की वैल्यू क्या पुट करोगे, gmm बाय एक्स स्क्वायर इंटू dx, इट विल बी gmm बाय एक्स स्क्वायर इंटू dx, तो लगना ही लगना है, तो ये बन गया gmm बाय एक्स स्क्वायर इंटू dx। dw की हमने क्या पुट कर दी, वैल्यू पुट कर दी। अब बेटा इंटीग्रेशन करनी तो आती होगी, g बाहर, m बाहर, छोटा m भी बाहर, 1 बाय एक्स स्क्वायर dx, r से लेकर इंफिनिटी, तो यार r से लेके इंफिनिटी। अब ये मैं दोबारा नहीं कराऊंगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वाले में साइड पे करवाया था कि मैंने बोला हुआ याद कर लो कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स होती है, तो यार मैंने तो डायरेक्ट ही लिख दिया, तुमने देखना हो तो पेज पलट कर देख सकते हो। तो ये GMM आ गया, ये क्या बन गया, -1 बाय एक्स, लिमिट कहां से कहां तक, r से लेकर इंफिनिटी तक, कैपिटल R है वो, ठीक है जी। तो GMM -1 बाय एक्स लिखते चले जाओ, बढ़ते चले जाओ। अगले स्टेप में हम कर दें जरा सफाई यहां की, ओके जी। तो अगले स्टेप में ध्यान दो जी, क्या बनेगा, ये माइनस बाहर निकाल लेते हैं, लिमिट लगानी तुम्हें आती होगी। तो मेरे भाई अगले स्टेप में ये बना W इक्वल टू माइनस बाहर GMM। लिमिट कैसे लगाओगे, एक बार अपर लिमिट, भैया ये माइनस बाहर आ गया, अपर लिमिट ये बना 1 बाय इंफिनिटी माइनस, एक बार लोअर लिमिट ये बन जाएगा R, ध्यान देना W इक्वल टू, यार 1 बाय इंफिनिटी तो होता है 0, तो ये हो जाएगा 0, ये बीच में -1 बाय R बचेगा, माइनस माइनस प्लस होगा, GMM के नीचे R आ जाएगा। पॉजिटिव आया, पॉजिटिव ही आना था। सोचो जब आप नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हो ना, तो यार एनर्जी बढ़ती है, इतना तो पढ़ लिया, एनर्जी इंक्रीज होती है, यानी वर्क डन पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव आ रहा है।
जब आप ऊपर से नीचे आते हो ना तो एनर्जी डिक्रीज होती है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को कैलकुलेट करते वक्त आप इन्फिनिटी से नीचे की ओर आए थे अर्थ की तरफ, तो उस ऑब्जेक्ट की एनर्जी डिक्रीज हो रही थी, इसलिए वो वर्क डन नेगेटिव आने थे। ये वर्क डन कैसा आना है? पॉजिटिव आना है। तो मेरे भाई इतना तो पता लग गया कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सरफेस ऑफ अर्थ से उठाकर इन्फिनिटी की ओर फेंकोगे तो उसको फेंकने में कितना वर्क डन लगेगा? Gmm/r। अब अगली बात, ये वर्क डन कहां से आएगा? मैंने बोला था हमने इसको वेलोसिटी के साथ रिलेट करना है, क्योंकि फाइंड तो अल्टीमेटली एस्केप वेलोसिटी फाइंड करनी है ना। तो ध्यान से सुनना यार, ये वो बंदा था जिसने इस मास को इन्फिनिटी की ओर फेंकना है, ठीक है। अगर इसको इन्फिनिटी तक पहुंचाना है तो उसको इतना वर्क करना पड़ेगा। अब इतना वर्क करना पड़ेगा मतलब उसको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। अब एनर्जी जो है वो वर्क से आएगी ना। मैंने इसको ऊपर फेंकना है यार, तो मुझे इसको वेलोसिटी प्रोवाइड करनी है ना, तो मैंने इसको वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी यार, इसको वेलोसिटी मिल गई, मेरा क्या हुआ? वर्क हुआ। अब मेरे वर्क से मुझे इतना वर्क करना पड़ेगा ना, जो मेरा वर्क होगा वो कहां जाएगा? इस बॉडी में इसकी काइनेटिक एनर्जी के रूप में बन जाएगा ना, उस काइनेटिक एनर्जी से आगे बढ़ रही है। तो यार मुझे या इस बंदे को ये वर्क करना पड़ेगा। कर दिया कि किसी ने बताया कि भैया ऐसे ऐसे कैलकुलेट किया कि भैया तुझे अगर इसको इन्फिनिटी तक पहुंचाना है तो इतना वर्क करना पड़ेगा। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, कर लेंगे, ओके सोके होकर कर लिया। अब मैंने तो वर्क कर लिया, कहां गया वो इस बॉडी में इसकी काइनेटिक एनर्जी बन गया ना। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी बन गया, अब ये जा रही है अपनी काइनेटिक एनर्जी से। मैं देख रहा हूं कि इन्फिनिटी पे पहुंचेगा भाई, मैंने तो कैलकुलेट करके वर्क कर दिया। तो यह जो मेरा वर्क डन है इसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी बन गया, मैंने वर्क पूरा किया था, ये तो इसका मतलब इसके पास जो वेलोसिटी आई थी वो एस्केप वेलोसिटी के इक्वल आ गई थी, तभी पहुंची ना। तो अगली बात ये है कि लिख लो, ये कहानी मत बनाओ, बस ये लिख लो। अगला स्टेप तुम्हारा ये बनेगा कि दिस वर्क डन appears as the kinetic energy of the object। जिसको तुमने फेंकना है, ये वर्क डन उस ऑब्जेक्ट की क्या बन गया? काइनेटिक एनर्जी बन गया जी। appears as kinetic energy of the object। ओके, therefore फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि जो काइनेटिक एनर्जी थी इस ऑब्जेक्ट की कहां से आई थी? वर्क डन से आई थी। तो वैल्यू पुट कर ले, काइनेटिक एनर्जी की जगह हाफ m v² आएगा। अब v की जगह बेटा लगेगा ve, क्योंकि इतनी की वेलोसिटी तो उसके पास आएगी ना मेरे वर्क डन से। मैंने पूरा कैलकुलेट करके किया। हाँ जी बेटा यार, तो काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के इक्वल हुई। काइनेटिक एनर्जी की जगह हाफ m ve² ve इसलिए लगा दिया क्योंकि अब ये एस्केप तो करेगा ही ना। इतना वर्क डन तो मैंने कर ही दिया होगा कि एस्केप वेलोसिटी पूरी मिल गई। अगर मैंने पूरा इतना ही वर्क किया तो भैया एस्केप वेलोसिटी भी पूरी ही मिली उसको। अगर इससे ज्यादा करूंगा तो वहां पहुंचकर भी थोड़ी बहुत एनर्जी उसके पास बच जाएगी। अगर इससे कम करूंगा तो देख वो पहुंचेगा ही नहीं, वापस आ जाएगा, गिरेगा नीचे। तो वर्क डन कितना निकला था? इट वॉज Gmm के नीचे कैपिटल R, छोटा m कैंसिल कर दिया, निकालो जी। ये बन गया VE का स्क्वायर इक्वल टू VE का स्क्वायर, दो ऊपर भेज दे, 2Gm/r, 2Gm के नीचे R। ये बन गया VE इक्वल टू √2Gm/r। ओके, इसको हम एस्केप वेलोसिटी की क्या मान सकते हैं यार? एक्सप्रेशन मान सकते हैं। आगे मान लो आपकी एक्सप्रेशन, ठीक है जी। यहां इसको थोड़ा सा क्या कर देते हैं? मॉडिफाई कर देते हैं। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो हम क्या लिखेंगे कि आल्सो छोटा जी
छोटा जी क्या होता है? छोटा जी जी एम बाय आर स्क्वायर। देख सरफेस ऑफ अर्थ पे जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो कितनी होती है? जी एम बाय आर स्क्वायर। अब यहां से तो पहले भी कर चुके हो, जी एम जो है वो जी आर स्क्वायर आ जाएगा। अब यहां पे पुट कर दे यार, देयर फोर एस्केप वेलोसिटी कितनी आ गई? रूट टू जी एम की जगह जी आर स्क्वायर पुट किया, या नीचे एक और आ रहा है, ये आर कैंसिल हो गया, एस्केप वेलोसिटी रूट टू जी आर आ गई। ये भी इसकी एक्सप्रेशन है। ज्यादा ये चलती है यार, अब तुम लोगों को ज्यादा ये याद हो जाएगी, v इज इक्वल टू रूट टू इंटू जी इंटू आर, तो ज्यादा ये चलेगी, रूट टू जी आर। ओके जी। बाकी अब जी की वैल्यू बेटा एक वो डेंसिटी वाली भी हाँ याद होगी तुम्हें। अगर मैं यहां पर जी की वो डेंसिटी वाली एक्सप्रेशन पुट कर दूं, इसको मिटा देते हैं यार, अब तो हो गया इसका काम, इसको हमने मिटा दिया। तो डेंसिटी के टर्म्स में भी बेटा इसको लिखा जा सकता है, वही 4/3 पाई जी वाली जो एक्सप्रेशन है हमारे पास है ना, 4/3 पाई जी वाली छोटे जी की एक्सप्रेशन, तो वो पुट करते हैं तो उस टर्म्स में भी आंसर खैर लिख सकते हैं। तो एस्केप वेलोसिटी वो तो है ही है, सबसे ज्यादा मैंने बोला नीचे वाली चलेगी, या फिर इसको कई बार ऐसे भी लिख सकते हैं, 2g की वैल्यू 4/3 पाई जी रो आर, साथ में एक आर और बड़ा, ठीक है, रूट टू जी आर था, जी की वैल्यू अगर मैं ये पुट कर दूं तो ये क्या बन जाएगी? अंडर रूट 4/3 आ जाएगा, पाई आ जाएगा, जी आ जाएगा, रो आ जाएगा, साथ में आर का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी। तो इस टर्म्स में भी इसको याद रख सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली एक्सप्रेशन होगी वो क्या होगी? रूट टू जी आर। ठीक है जी। तो एस्केप वेलोसिटी रूट टू जी आर है, वो जी पे डिपेंड करती है और आर पे भी डिपेंड करती है। अब जी वैसे किस पे डिपेंड करता है? मास वगैरह पे। तो इसको देखोगे बिल्कुल सही से एक्सप्रेशन आ जाएगी कि मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जी कांस्टेंट है, टू भी कांस्टेंट। इसमें क्या जी के अंदर फिर से मास और आर घुसे हुए हैं ना, तो ओवरऑल अगर आपने डिपेंडेंस देखना हो तो वो सही है एक्सप्रेशन, उसमें टू कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, मास पे डिपेंड करती है, आर पे डिपेंड करती है। अलग अलग प्लैनेट्स का मास अलग अलग होता है, रेडियस भी अलग अलग होता है, तो भाई सबकी एस्केप वेलोसिटी अपनी अपनी आएगी, अलग अलग आएगी। अब सबके मास पुट करते जाओ, सबके रेडियस पुट करते जाओ, जी तो सबके लिए क्या रहेगा? कांस्टेंट ही रहेगा। तो एस्केप वेलोसिटी बेटा विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लैनेट्स। मून की भी निकाल के देखी जाती होती है बेटा, एस्केप वेलोसिटी मून की भी निकालते हैं। तो आपने ठीक है निकाला, तीन टाइप की क्या लिख ली? एक्सप्रेशन लिख ली, उसमें हम नोट डाल के लिख देते हैं। नोट डाल के लिखा, अर्थ की तो देख कैलकुलेट करनी होती है ना हमने, कि फॉर अर्थ अगर मैं ऊपर वाली एक्सप्रेशन ही चेक करता हूं, आर इज इक्वल टू 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। उधर मास ऑफ अर्थ कितना था? 6 इंटू 10⁻24 kg। बेटा अगर ये वैल्यू पुट करता हूं मैं यहां पर, सॉल्व करता हूं, कट कटाकर एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ आ जाएगी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। देख सबसे पहले मैंने लिखा ही था कि एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ कितनी आती है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है, मतलब कोई छोटी मोटी चीज नहीं है ये, इट इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अच्छा, मून का जो मास है वो कम है,
रेडियस भी उसका क्या है, कम है। कर कराकर अगर मैं मून की वैल्यूज वगैरह पुट कर दूं ना, तो यह आएगी 2.3 किलोमीटर पर सेकंड। देख काफी कम है, मून की है 2.3 किलोमीटर पर सेकंड, ये इसकी एस्केप वेलोसिटी। यानी मून से अगर मुझे किसी को ऊपर फेंकना है कि वापस ही ना आए, मून के ग्रेविटेशन पुल से बाहर चले जाए, तो कितनी स्पीड से फेंकना होगा, 2.3 किलोमीटर पर सेकंड। अच्छा, जुपिटर बड़ा हैवी होता है, ये तो अर्थ की बात हो गई, ये मून की बात होगी। चलो किसी छोटे प्लेनेट की बजाय ना मून की बात करते हैं, मून का ज्यादा यूज होता है। जुपिटर काफी हैवी है, उसकी ग्रेविटी भी बहुत ज्यादा है। तो अगर मैं जुपिटर की बात करता हूं तो यार उसकी जो एस्केप वेलोसिटी है ना, यानी उसके सरफेस से जो एस्केप वेलोसिटी आएगी जुपिटर के सरफेस से, वो आ जाती है 60 किलोमीटर पर सेकंड। यहां 60 किलोमीटर पर आवर की बात चलती है डे टू डे लाइफ में, यहां क्या है 60 किलोमीटर पर सेकंड। 60 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंक, तब जाके वो एस्केप होगा। अब इसकी फील्ड ही बहुत स्ट्रांग है ना, ज्यादा ग्रेविटेशन फील्ड, ज्यादा अपनी तरफ फोर्स लगा के रखे हुए, तो हमने अर्थ की तो खैर निकालनी होती है बेटा जी। ओके, तो ये एस्केप वेलोसिटी का कंसेप्ट था। एग्जाम में एज ए डेरिवेशन भी आ सकता है, न्यूमेरिकल तो चलो आते ही रहेंगे। अब यार इसको आज का लेक्चर शॉर्ट ही चलेगा आपका, 10-15 मिनट अभी इसके कुछ नोट पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, वो करवा देते हैं। बाकी न्यूमेरिकल इसके को खास है नहीं है, वो हो जाएंगे बेटा, वो अपने आप ही हो जाएंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। एक दो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, वो मैं यहीं पर आपके डिस्कस करवा दूंगा अभी। तो इसमें बेटा ये पूरा पार्ट हो गया, डेरिवेशन हो गई आपकी, डेफिनेशन हो गई, एक्सप्रेशन ड्राइव हो गई। चलो ये भी लिख लिया, नोट डाल लो, नोट में एक दो बातें बता देते हैं आपको, ठीक है। अब नोट में सबसे पहली बात तो यही लिखो कि जो एस्केप वेलोसिटी है ना, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। यार ये ना कई बार आपको क्वेश्चन आएगा, कई बार आएगा कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। या तो यही आ जाएगा कि एंगल पे डिपेंड करती कि नहीं, या ऐसे आ जाएगा कि ऐसे ऐसे जी हमने अर्थ से एक वर्टिकली अपवर्ड फेंका था एक ऑब्जेक्ट को, और एक को हमने 45 डिग्री एंगल पे फेंका था, प्रोजेक्ट किया था। बताओ जी अगर पहले वाले की एस्केप वेलोसिटी 11.2 है, तो जब 45 डिग्री पे फेंकोगे तो कितनी आएगी? तो भैया उसका आंसर देना है, उतनी आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंगल पर डिपेंड नहीं करती एस्केप वेलोसिटी, इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। जिधर को मर्जी फेंक दें 11.2 ही लगेगी। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। भाई सीधा फेंक ले, 45 डिग्री पे फेंक ले, ऐसे फेंक ले, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकना पड़ेगा। ऐसे फेंकेगा बस इतना है कि किसी चीज में भिड़ेगा ये, तो बढ़िया तो यही है कि वर्टिकली ऊपर फेंको, किसी चीज में भिड़े तो ना, तूने तो भेज दिया 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे बिल्डिंग में घुस जाएगा ये तो डिपेंड नहीं करती है। हाँ फेंकना ऊपर ही चाहिए कि अब एस्केप ही करे ना, कहीं और ही किसी के ना घर में घुस जाए। तो एस्केप वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। दूसरा, अब आपको दिख ही रहा है कई चीजें तो, कि इट डिपेंड्स ऑन मास एज वेल एज साइज। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन मास एज वेल एज साइज ऑफ प्लेनेट। ठीक है, प्लेनेट के मास और साइज पे डिपेंड करती है। अब जैसे हमने देखा एस्केप वेलोसिटी अर्थ की 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है, मून की 2.3 किलोमीटर पर सेकंड है, जुपिटर की 60 किलोमीटर पर सेकंड है। अच्छा, जो सेकंड वाला पॉइंट है मास पे डिपेंड करती है, अलग अलग प्लैनेट्स की अलग अलग होती है। इस पे भी एक क्वेश्चन आता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं बेटा, इस पे वही डिस्कस करवा रहा हूं, न्यूमेरिकल की बजाय कंसेप्चुअल। न्यूमेरिकल हो जाएंगे इस पे, एक फार्मूला बताना है और बाकी इसी पे हो जाएंगे। तो यार इस पे ना क्वेश्चन आ जाता है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई मून हैज
नो एटमॉस्फेयर। ले आ जाता है कि मून पे एटमॉस्फेयर क्यों नहीं होता। भाई उसका कारण है कि मून की जो एस्केप वेलोसिटी है ना वो बहुत कम है, 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड है, काफी कम है। तो जो एटमॉस्फेयर की जो गैसेस है ना, गैसेस वो ये एस्केप कर जाती हैं, एस्केप वेलोसिटी कम है, वो गैसेस जो हैं वो एस्केप कर जाती हैं, टिकती नहीं है। भाई जो एटमॉस्फेयर है ना अर्थ के आसपास, वो भी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण बंधा हुआ है। वो जो जितनी भी गैसेस है एटमॉस्फेयर में, उनके कुछ मास होंगे, उनके कुछ मास होंगे तो उनका कुछ ना कुछ वेट होगा। अब वो उस वेट के कारण ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में शामिल है या वहां पर टिकी हुई हैं। अगर अर्थ ग्रेविटी लगाना छोड़ देना तो जो हाइड्रोजन, वाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जितनी भी गैसेस वैसेस है ना, कोई ना टिकनी, वो सारी की सारी क्या कर जाएंगी, एस्केप कर जाएंगी। तो देख एक लाइन का क्वेश्चन, व्हाई मून हैज नो एटमॉस्फेयर, एक लाइन का आंसर, बिकॉज मून हैज वेरी लेस एस्केप वेलोसिटी, द गैसेस एस्केप्स, वो एस्केप हो जाती है। अब यहां पर इसी को और बढ़िया तरीके से अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो ना, आपने केमिस्ट्री में देखिए यार, केमिस्ट्री हमें ज्यादा आती नहीं है। केमिस्ट्री में एक टर्म पढ़ते हो आप, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ गैसेस, आरएमएस वेलोसिटी बोलते हैं उसको। अगर तो पढ़ लिया हो, केमिस्ट्री में एक चैप्टर आता है वो गैसेस वैसेस वाला, फिजिक्स में भी आएगा, फिजिक्स में उसको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के नाम से पढ़ाएंगे आपको। तो एक चैप्टर आता है केमिस्ट्री में जिसमें गैस वगैरह के बारे में, गैस लॉज ये सब पढ़ते हो, तो वहां पे शायद आपने पढ़ा होगा कि ये जो गैसेस वगैरह होती है ना, उनकी 3 तरह की स्पीड डिफाइन करते हैं हम। एक आरएमएस स्पीड, एक मीन स्पीड और एक मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अब पढ़ लिया होगा तो पता लग गया होगा, नहीं तो तीनों को छोड़ो, वैसे फिर से नाम ले लेता हूं। गैस जो ना, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं, तुमने कंटेनर में गैस को डाल दिया, तो कंटेनर में गैस को डाल दिया, अब गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं टिक के तो बैठते नहीं है, वो वाइब्रेट करते रहते हैं, कोई इधर जा रहा कोई इधर जा रहा है, एक दूसरे के साथ कोलिजन करते रहते हैं। अगर तुमने वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ी हो तो उसमें आता है कि भी जी कंटेनर में गैस डाल दो तो जितने भी पार्टिकल्स हैं दे आर इन रैंडम मोशन कोलाइडिंग विद ईच अदर एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते रहते हैं, कंटेनर की वॉल्स के साथ भी कोलाइड करते रहते हैं। तो यार वो रैंडम मोशन में होते हैं, रैंडम मोशन में होते हैं, तो कल्ले कल्ले की स्पीड देखोगे तो सबकी अलग आएगी, लेकिन उनकी एक ना एवरेज सी स्पीड बता दी जाती है जिसको आरएमएस स्पीड बोलते हैं। 3 तरह की होती है, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा यूज होने वाली कौन सी होती है, आरएमएस स्पीड। तो जब भी किसी गैस की बात होगी, जब भी किसी गैस की बात होगी तो उसकी आरएमएस स्पीड की बात होगी। देख मैं क्वेश्चन ये करवा रहा हूं, ये वाला कहां लगा दिया गोला, ये वाला क्वेश्चन करा रहा हूं कि व्हाई मून हैज नो एटमॉस्फेयर। शॉर्ट में आंसर दे चुका हूं कि बिकॉज इट हैज वेरी लेस एस्केप वेलोसिटी, जिसके कारण सारे के सारे पार्टिकल एस्केप कर जाते हैं। अब इसको थोड़ा ज्यादा डिटेल में कई बार कोई पूछ लेता है, तो पॉइंट ये है कि जो एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं, जैसे कंटेनर में गैस होगी तो उनकी अपनी अपनी स्पीड होगी, उसकी एवरेज निकाल दी जाती है या आरएमएस वैल्यू निकाल दी जाती है। तो जैसे कंटेनर में पड़ी हुई गैस की अपनी एक आरएमएस वेलोसिटी होती है, तो मेरे भाई ये जो एटमॉस्फेयर में पड़ी हुई गैसेस हैं ये भी तो रैंडमली मूव करती होती हैं, इनकी भी अपनी एक आरएमएस वेलोसिटी होती है। मून की एस्केप वेलोसिटी इन गैसेस की आरएमएस वेलोसिटी से कम है। यानी अगर मून की बात करें तो इनकी जो आरएमएस वेलोसिटी है वो एस्केप वेलोसिटी ऑफ मून से ज्यादा है। ठीक है, अब जितनी एस्केप वेलोसिटी चाहिए थी मून से 2.3, गैसेस के पास इससे ज्यादा है, तो टिकेंगी थोड़ी, निकल लेंगी। इसलिए मून उन गैसेस को इकट्ठी ही नहीं कर पाता, एटमॉस्फेयर ही नहीं बन पाता।
अब अर्थ जो है, अर्थ की एस्केप वेलोसिटी 11.2 है, जो कि इन गैसेस की आरएमएस स्पीड से ज्यादा है। इनकी आरएमएस स्पीड कम है, एस्केप वेलोसिटी 11.2 है, यानी 11.2 इनके पास आ नहीं पाएगी कभी, एस्केप ये कभी कर नहीं पाएंगी, वो बनी रहेंगी धरती के आसपास। जुपिटर जो है उसका कहते हैं और भी थिक एटमॉस्फेयर है, अर्थ से भी ज्यादा थिक जो है एटमॉस्फेयर है, तो जुपिटर का अर्थ से भी थिक एटमॉस्फेयर है। तो ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, समझ लो, व्हाई मून हैज नो एटमॉस्फेयर। ये नहीं आएगा व्हाई अर्थ हैज एटमॉस्फेयर, ये आ जाएगा व्हाई मून हैज नो एटमॉस्फेयर। तो इसका एक लाइन में आंसर, क्योंकि जी मून की जो एस्केप वेलोसिटी होती है वो बहुत कम होती है, और जो बाकी गैसेस वगैरह हैं इनकी जो आरएमएस वेलोसिटी है मून की एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा होती है, इसलिए वो टिकती नहीं है, निकल लेती हैं। ओके, तो एक ये पॉइंट हो गया कि ये पॉइंट है। अच्छा, एक और बात, तीसरा पॉइंट लिख लो कि हमने जो भी यार ड्राइव किया ना, उसमें हमने एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर किया, यानी अर्थ से किसी चीज को ऊपर फेंकना है, तो तुम कह रहे 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंक दे, निकल जाएगा। भैया नहीं निकलेगा। क्यों? जब वो ऊपर जा रहा होगा तो अर्थ के आसपास एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के कारण रेजिस्टेंस फील होगा, रेजिस्टेंस फील होगा तो और जोर लगाना पड़ेगा, यानी एक्चुअली प्रैक्टिकली देखो तो 11.2 से भी ज्यादा आएगी, लेकिन हाँ तुमने 11.2 ही मानकर चलनी है। प्रैक्टिकली देखो तो 11.2 से भी ज्यादा आ जाएगी। तो एक ये बात है, ठीक है, याद रखना। एक लास्ट पॉइंट और बता के क्लोजिंग दे देंगे, छोटा हो बड़ा हो, मजे लो आज, अगर जल्दी खत्म हो गया लेक्चर तो एक पॉइंट और है, वो न्यूमेरिकल्स के लिए चौथे पॉइंट में डाल लेना, काम आएगा। एक मैंने अभी अभी जो बात बताई वो जल्दी खत्म कर दी कि जी एयर रेजिस्टेंस वाला भी कंसेप्ट लगेगा ना फिर। अब एक फोर्थ पॉइंट में भी लिख लो एक बात, उसमें लिख लो कि जी अगर खड़ जो लिखवाते हैं कि बेटा कई बार न्यूमेरिकल आ जाता है, नोट पॉइंट में चौथी बात मैं लिखवा रहा हूं, ये अर्थ है, ठीक है। अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट को एस्केप कराना है, यानी इन्फिनिटी तक पहुंचाना है, तो कम से कम कितनी वेलोसिटी चाहिए? वी। अगर तो जो मैं वेलोसिटी दे रहा हूं वो जस्ट इक्वल टू वीई है, जस्ट इक्वल टू वीई है, तो भाई इट विल जस्ट रीच इंफिनिटी, बस पहुंचेगा ही इंफिनिटी पे। इंफिनिटी पे पहुंचने के बाद उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी। फेंका उसको v से था, v क्या है, ये v डैश लगा ले, ठीक है। अब तीन वेलोसिटीज की बात कर रहा हूं, एक v, एक ve, एक v डैश। v क्या है? वेलोसिटी with which object is projected, ठीक है। अच्छा ये पता ही है, ये एस्केप वेलोसिटी है, ये क्लियर ही है, इट इज एस्केप वेलोसिटी। और v डैश क्या है? इट इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन इट रीच इंफिनिटी, है ना। तो मैंने बोला पहली बात यार, अगर तो तूने जस्ट v इक्वल टू वी से पहुंचेगा, v से फेंका तो जस्ट पहुंचेगा ही। अगर अपनी स्पीड लेस देन वी है, लेस देन वी है, तो पहुंचेगा ही नहीं, तो थोड़ी पहुंचेगा। इट विल नॉट रीच इंफिनिटी, विल नॉट रीच इंफिनिटी मतलब
विल नॉट एस्केप, नहीं करेगा भाई। ओके, तीसरी बात ध्यान से सुनना कि अगर मैंने इसको एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी से लॉन्च किया होता तो देख पहुंचेगा भी। अब मैंने तो ज्यादा दे दी ना, यानी रिक्वायर्ड से ज्यादा दे दी, तो पहुंचेगा भी और वहां पर उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी बचेगी भी, यानी ये जो v डैश है वहां जीरो नहीं होगा। ठीक है, v ग्रेटर देन वी में v डैश जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा। मतलब कई बार कोई कैलकुलेट करने के लिए आ जाता है कि बता वहां पर अब कितनी वेलोसिटी बची उसकी, तो वो एक छोटी सी एक्सप्रेशन ड्राइव करने के लिए दे रहा हूं, बाद में तो फार्मूला याद रख लेना है। तो जस्ट पहुंचेगा तो v डैश जीरो है, कम देगा तो बात ही नहीं बनी कोई, वो तो जाएगा नहीं, इन्फिनिटी तक पहुंचा ही नहीं। हाँ, ये वाला केस थोड़ा डिस्कस करना है, अब ध्यान से सुनना। यहां पे लगाऊंगा मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तीसरे वाले पॉइंट की बात करनी है हमने, तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा बात को। ओके, ध्यान देना यार, कहां से फेंका मैंने, सरफेस ऑफ अर्थ से कहां पहुंचा दिया, इन्फिनिटी तक। जब ये सरफेस ऑफ अर्थ पे था वी ग्रेटर देन, सॉरी जो मेरी वेलोसिटी है वो ग्रेटर देन वी थी। ओके यार, इस जगह पर यानी सरफेस ऑफ अर्थ पे, यानी यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है इसकी, हाफ एम वी स्क्वायर। देख v से मैंने फेंका ना, v वो वेलोसिटी है जिससे प्रोजेक्ट किया, ये इसकी क्या हो गई काइनेटिक एनर्जी, और इस जगह पर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है, वो माइनस जी एम बाय आर है। भाई सरफेस ऑफ अर्थ पे इतना तो अब तुम्हें पता है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होती, ये होती है जीरो से भी कम होती है, माइनस जी एम बाय आर होती है। ओके जी, अब ये कहां पहुंच चुका है, पहुंच गया इन्फिनिटी पे। जब इन्फिनिटी पे पहुंच गया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो हो गई जीरो, क्योंकि इन्फिनिटी पर इतना तो पता लग गया पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, जो कि मैक्सिमम वैल्यू होती है, जीरो मैक्सिमम वैल्यू है, अदरवाइज तो नेगेटिव रहती है। तो इन्फिनिटी पे पहुंच गया, यानी एस्केप कर चुका है। लेकिन हम कह रहे हैं हमने तो वेलोसिटी जितनी चाहिए थी उससे ज्यादा दी है, यानी यहां पर उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी बची है। ठीक है, इसके पास यहां पर कुछ ना कुछ वेलोसिटी मेरे भाई बची है, इसका मतलब फिर काइनेटिक एनर्जी भी कुछ ना कुछ बची ही है। बात को समझो, ये जब हमने इसको फेंका था उस वक्त की एनर्जी है, और ये जब वो इन्फिनिटी पे पहुंच गया उस वक्त की एनर्जी है कि पोटेंशियल तो उसकी जीरो हो गई, काइनेटिक अभी बची है, उसमें जान, क्योंकि हमने ज्यादा वेलोसिटी दे दी थी, वी डैश लगाया मैंने। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी लगा ले कि नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इनिशियल एनर्जी शुड बी इक्वल टू फाइनल एनर्जी, इन दोनों का सम, इन दोनों के सम के इक्वल होना चाहिए। अब यहां पे देख, यहां पे है हाफ एम वी डैश स्क्वायर लगेगा, ऑब्जेक्ट का मास छोटा एम है, उसके हिसाब से आनी थी काइनेटिक एनर्जी। अब यहां पर बेटा कितना लगेगा, हाफ एम वी डैश स्क्वायर लगेगा। यार ये तो जीरो है ना, दोनों को ऐड कर दिया, डायरेक्ट लिख दिया, यहां इन दोनों को लिख दिए ऐड करके, ये इनिशियल एनर्जी फाइनल है, इनिशियल कितनी थी, हाफ एम जिससे फेंका प्लस नहीं माइनस जी एम के नीचे कैपिटल आर, सिंपल। ये फाइनल एनर्जी है, ये जीरो ही था, मैंने ये पुट कर दी, इन दोनों का सम कर दिया, ये माइनस था माइनस हो गया। यार एम 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 कट गया, ये बन गया हाफ वी डैश स्क्वायर इक्वल टू हाफ वी स्क्वायर माइनस जी एम बाय आर। ठीक है जी, एक काम करते हैं, अगर यार इसका मैं हाफ कॉमन निकाल लूं, इसका हाफ या बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई करता हूं,
बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई किया। भाई जब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 तो कट गया, इसका भी 2 कट गया और इसके साथ 2 आ गया, तो 2gm/r आ गया। अब सोच कि यार एस्केप वेलोसिटी की एक्सप्रेशन क्या है, √2gm/r, यही है। ओके, तो यहां पे एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर कर दे तो क्या बन गया, 2gm/r। तो एस्केप वेलोसिटी √2gm/r, इसका स्क्वायर कर दिया 2gm/r। यार ये देख 2gm/r की जगह क्या लिख सकता है, ve का स्क्वायर, तो ये बन गया v' स्क्वायर v² माइनस ve का स्क्वायर। ले भैया आ गया आंसर, v' इक्वल टू √v² माइनस ve का स्क्वायर। तो बेटा अगर ज्यादा वेलोसिटी दे देगा तो ऊपर जाकर भी कुछ ना कुछ बचेगी, घूमेगा फिरेगा ऑब्जेक्ट, और वो वेलोसिटी का डायरेक्ट फार्मूला ये है, तुमने तो डायरेक्ट यूज करना है। लेकिन अब कैसे आया बेटा, भूल जाओगे तो भी निकाल लोगे ना। तो ये एस्केप वेलोसिटी v' इक्वल टू v² माइनस ve का स्क्वायर आ गया। अब इसको नोट कर लो, जिसमें v' क्या है, वेलोसिटी व्हेन इट रीच एट इंफिनिटी। कंडीशन क्या है कि भाई ये जो v है ना, ve से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, तभी बनेगी ना, वरना तो बात क्या बन जाएगी, इलॉजिकल बात बन जाएगी। तो यार ये था एस्केप वेलोसिटी से रिलेटेड। एस्केप वेलोसिटी वाले लेक्चर को हमने अलग ही रखा, किसी के साथ नहीं जोड़ा। पिछले वाले पार्ट के साथ जोड़ दूं तो बिना मतलब इसका आधा पार्ट उसमें घुसा रहेगा, अगले वाले के साथ जोड़ दूं तो अगले वाले में घुसा रहेगा। यार जरूरी इधर उधर घुसाना है, इसको अलग ही रखा हमने। अब लेक्चर छोटा हो बड़ा हो, इतने से काम चलाओ। एस्केप वेलोसिटी हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में थर्ड स्टेज की ओर बढ़ेंगे, न्यूमेरिकल इस पे बेस्ड। ज्यादा बात है, ये फार्मूला है या ये वाला एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला इसी पे बेस्ड आने हैं, इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मैंने बोला कि हम इस चैप्टर की लास्ट स्टेज यानी थर्ड स्टेज, जिसमें सैटेलाइट्स वगैरह की बात होगी, उस पर पहुंचेंगे। 2 लेक्चर उम्मीद है उसके लग जाएंगे, तो 2 में कवर अप कराने की कोशिश करेंगे। बाकी न्यूमेरिकल्स तो अभी खैर चलते रहेंगे, लगेगा भी टाइम इस चैप्टर को क्लोज करने के लिए। तो आज के लिए बेटा इतना ही है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो।